दुनिया भर में आज एक ऐसी चीज की भारी कमी है जो शायद तेल और सोने से भी ज्यादा कीमती बन चुकी है। हाँ, सच में हालात कुछ ऐसे ही हैं। मेरा मतलब है हम जीपीयूज की बात कर रहे हैं, उस मैसिव कंप्यूट पावर की जिसके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई वजूद ही नहीं है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी कंपनी को डीकोड कर रहे हैं जो इस ग्लोबल शॉर्टेज के बीच खड़े होकर ये दावा कर रही है कि वो हैव्स वाले वर्ग में आते हैं, यानी कि उनके पास ये दुर्लभ पावर मौजूद है। बिल्कुल, जबकि बाकी दुनिया हैव नॉट्स बनी घूम रही है। हमारा स्रोत आज E2E नेटवर्क्स लिमिटेड का Q4 FY 25-26 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट है। उत्साह के साथ शुरू करते हैं क्योंकि ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरूर। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इन क्वार्टरली आंकड़ों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि पुराने रूल ड्रिवन सॉफ्टवेयर की दुनिया से निकलकर एक कंपनी खुद को पूरे तरीके से AI फैक्ट्री के रूप में कैसे ढाल रही है। देखिए, E2E के मैनेजमेंट ने इस कॉल में एक बहुत ही ध्यान खींचने वाली बात कही थी। उन्होंने इस शिफ्ट को सिर्फ एक क्वार्टर या एक साल का ट्रेंड नहीं बताया, बल्कि एक डिकेडल स्टोरी बताया है। अच्छा, यानी एक ऐसी कहानी जो आने वाले पूरे दशक तक चलेगी। सही कहा। कंप्यूटिंग हार्डवेयर की दुनिया का पूरा ध्यान पिछले 30 सालों से आम सीपीयूज पर था, जहां हमारे लैपटॉप्स और सर्वर्स चलते थे, पर अब वो ध्यान पूरी तरह से हटकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हो गया है। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये पूरी टेक इंडस्ट्री का एक नया बेस बन रहा है। तो चलिए सीधे इस नए बेस यानी इस AI फैक्ट्री के इंजन रूम में चलते हैं और देखते हैं कि ये फैक्ट्री आखिर नंबर्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि यहाँ आंकड़े सच में मुझे चौंकाने वाले लगे। हाँ, आंकड़े तो वाकई दिलचस्प हैं। Q4 का रेवेन्यू 956 मिलियन रहा। अगर हम पिछले साल के इस क्वार्टर से तुलना करें, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, तो ये 186% का उछाल है। वाह, 186%। हाँ, और पिछले क्वार्टर से देखें, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 37% की ग्रोथ है। पर जिस आंकड़े ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है उनका EBITDA, जो कि 581 मिलियन रहा। 60.7% का EBITDA मार्जिन। यहाँ थोड़ा रुककर इस मार्जिन की अहमियत समझनी होगी हमें। नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर या हार्डवेयर कंपनीज में इतना बड़ा मार्जिन देखने को नहीं मिलता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। एबिटा का मतलब सरल भाषा में ये है कि अपने डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के बाद कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, इससे पहले कि हम टैक्सेस या अकाउंटिंग के बाकी खर्चे गिने। एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में 60% से ऊपर का ऑपरेशनल मार्जिन दिखाना ये साबित करता है कि उनके पास जबरदस्त प्राइसिंग पावर है। मतलब लोग इनके जीपीयूज के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा कैच भी है, और यहीं पर मुझे लगता है कि ये सारी फाइनेंशियल तस्वीर थोड़ी धुंधली लगने लगती है। जब हम पूरे साल यानी FY 26 के आंकड़ों को देखते हैं, तो कुल रेवेन्यू 2456 मिलियन तक पहुंच गया, जो कि एक बेहद शानदार आंकड़ा है। हाँ, पर तभी बैलेंस शीट पर एक झटका लगता है। कंपनी ने 156 मिलियन का PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस रिपोर्ट किया है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मेरा मतलब है, अगर एक कंपनी 60% मार्जिन पर काम कर रही है और डिमांड आसमान छू रही है, जीपीयूज की भारी कमी है, तो साल के आखिर में आकर नुकसान क्यों दिख रहा है? ये तो वही बात हुई कि दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी है, पर शाम को गल्ला खाली मिलता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि CFO नितिन जैन ने कॉल के दौरान एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया इस पर, जो समझना जरूरी है। ये जो लॉस दिख रहा है ना, ये कोई ऑपरेशनल फेलियर या कैश बर्न नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये पूरी तरह से डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास का नतीजा है। देखिए, कंपनी लगातार नए जीपीयूज खरीदने में भारी निवेश कर रही है। जब आप करोड़ों रुपए के हाई एंड सर्वर्स खरीदते हैं, तो अकाउंटिंग के नियम कहते हैं कि उस पूरे खर्चे को एक साल में मत दिखाओ। हाँ, उनको अलग अलग सालों में बांटना होता है। सही पकड़ा आपने। आने वाले कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा करके उसका मूल्य कम करना होता है। ये वही डेप्रिसिएशन कॉस्ट है जो पेपर पर लॉस दिखा रही है, जबकि ऑपरेशनली कंपनी स्ट्रांगली कैश पॉजिटिव है। मैं इसको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि और साफ हो जाए। ये बिल्कुल एक नया और हाईटेक टोल हाईवे बनाने जैसा है। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है।
शुरुआती दौर में सारी पूंजी हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सड़क बनाने, जमीन खरीदने और टोल बूथ लगाने में लग जाती है। यहाँ जीपीयूज वही सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब बैलेंस शीट बनती है तो शुरू में इस भारी खर्चे की वजह से पेपर पर नुकसान ही दिखता है। बिल्कुल। और इस टोल हाईवे पर सबसे मजेदार बात यह है कि गाड़ियां पहले दिन से पूरी रफ्तार से दौड़ रही हैं। मतलब हाईवे खाली नहीं पड़ा है? एकदम नहीं। कॉल के आंकड़ों के मुताबिक मार्च के आखिरी महीने में E2E की कुल कैपेसिटी जो करीब 3900 सीपीयू, जीपीयू और स्टोरेज नोड्स की है, उसका यूटिलाइजेशन 80% के करीब था। वाह, 80% तो काफी ज्यादा है। इसका सीधा अर्थ यह है कि उस पर लगातार ट्रैफिक है और जैसे जैसे ये हार्डवेयर पुराना होगा, डिप्रिसिएशन का अकाउंटिंग खर्चा कम होता जाएगा, पर टोल से आने वाला कैश लगातार आता रहेगा। वही पेपर लॉस कल का बड़ा प्रॉफिट बन जाएगा। अब हाईवे तो बन गया और हमने देखा कि ट्रैफिक भी 80% भर चुका है, पर एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इन गाड़ियों में भरा क्या है? हाँ, ये समझना सबसे जरूरी कड़ी है। लोग इस महंगे हाईवे पर आखिर भेज क्या रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड कम होने का नाम ही नहीं ले रही? यहाँ पर कहानी हार्ड डिस्क और सर्वर से निकलकर टोकन्स की नई दुनिया पर आ जाती है। MD तरुण दुआ ने इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण पेश किया था ट्रांसक्रिप्ट में। उनके मुताबिक डेटा का रूप चाहे जो भी हो, जैसे कि क्या? जैसे चाहे वो हमारी बोलचाल की आवाज हो, लंबे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो, इंटरनेट का कोई वीडियो हो, इनऑडिबल साउंड वेव्स हो या इनविजिबल स्पेक्ट्रम हो, जब वो AI के इंजन में जाता है तो वो सिर्फ एक टोकन बन जाता है। अच्छा, सब कुछ टोकन में तब्दील हो जाता है। सही बात है। दुनिया की हर प्रोसेस, हर जानकारी एक टोकन में बदल रही है और जीपीयूज उन्हीं टोकन्स को प्रोसेस करने के कारखाने हैं। यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली हाई वैल्यू टोकन्स और लो वैल्यू टोकन्स की बात की है। सिर्फ कंप्यूट पावर होना काफी नहीं है, आप उस पावर से कौन से टोकन्स बना रहे हैं वो तय करेगा कि आगे कौन टिकेगा। इसको थोड़ा और विस्तार से समझाएंगी आप? जरूर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक AI सिस्टम एक जेनेरिक सा कस्टमर सपोर्ट ईमेल लिख रहा है कि आपका सामान कल डिलीवर होगा। ये एक लो वैल्यू टोकन है। इसकी आर्थिक कीमत शायद 1 पैसे से भी कम हो। बिल्कुल सही कहा। लेकिन वहीं अगर एक दूसरा AI सिस्टम किसी दवाई कंपनी के लिए कैंसर की नई दवाई का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है या शेयर मार्केट में रियल टाइम क्रैश को प्रिडिक्ट करके लाखों रुपए का नुकसान बचा रहा है, तो वो एक हाई वैल्यू टोकन बन जाता है। एग्जैक्टली। एक ही जीपीयू है पर उसकी पैदा की गई वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम इसका बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आता है कि E2E को अपने जीपीयूज का किराया कम करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हो रही। पहले किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी IT बजट का हिस्सा होती थी। हाँ, और IT बजट तो हमेशा कॉस्ट कटिंग के दबाव में रहता है। वही तो, सस्ता सर्वर कूदो, सस्ती सर्विस ढूंढो, यही चलता था। लेकिन AI अब IT बजट का हिस्सा नहीं रहा, ये अब उनके कोर बिजनेस कैपेबिलिटीज का बजट बन चुका है। इसका मतलब उनके क्लाइंट्स के लिए जीपीयू की लागत यानी कॉस्ट अब सेकेंडरी हो चुकी है। अगर कोई क्लाइंट E2E के सर्वर पर अपने मॉडल रन करके वो हाई वैल्यू टोकन्स जनरेट कर रहा है जहां प्रॉफिट करोड़ों में है। हाँ, नए मॉलिक्यूल की खोज या कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एल्गोरिथम जैसी चीजें। बिल्कुल। तो उन्हें इस बात से शायद ही फर्क पड़ता होगा कि उन्हें जीपीयू रेंट के लिए कुछ हजार रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जब कोर रेवेन्यू ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हो तो किराया भरना खलता नहीं है। सही दिशा में सोच रही हैं आप। जब आउटपुट इतना कीमती हो तो इनपुट लागत को इग्नोर किया जा सकता है। पर अब इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब टोकन्स का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है तो नई जीपीयूज कहाँ से आएंगे? एक बड़ा सवाल है। दुनिया भर में इनका अभाव है और एक एक जीपीयू की कीमत लाखों में होती है। E2E जैसी कंपनी इस डिमांड के बावजूद बिना अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीटली बर्बाद किए स्केल कैसे करेगी? इनकी स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा तो इनका इंडिया फर्स्ट फोकस है। ट्रांसक्रिप्ट में मैनेजमेंट ने बताया कि हालांकि उनका 35 से 37% रेवेन्यू अभी इंटरनेशनल कस्टमर से आता है। अच्छा, 1/3 से ज्यादा बाहर से आता है अभी। हाँ, पर उनका पूरा जोर भारत में ही अपनी AI फैक्ट्रीज को बड़ा करने पर है।
और इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल साफ है। देश में 1 बिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं और लोग लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो जहां इतना ज्यादा डिजिटल इंटरेक्शन होगा वहीं सबसे ज्यादा रॉ डेटा पैदा होगा और उसी डेटा को एआई मॉडल्स हाई वैल्यू टोकन्स में बदलेंगे। सही पकड़ा। लेकिन इन जीपीयूज को खरीदने के लिए लगने वाले कैपिटल की समस्या को उन्होंने एक बहुत ही चतुर तरीके से हैंडल किया है। उन्होंने L&T के साथ एक नॉन एक्सक्लूसिव MOU साइन किया है, जो कि एक एसेट लाइट मॉडल की नींव रखता है। ये एसेट लाइट वाला पॉइंट थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, पर मुझे लगता है ये उनके ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी कड़ी है। एक ट्रेडिशनल मॉडल में कंपनी बैंक से कर्ज लेगी या इक्विटी बेचेगी और खुद हार्डवेयर खरीदेगी। पर यहाँ उन्होंने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना है। मैं इस एसेट लाइट मॉडल के मैकेनिज्म को थोड़ा और खोलती हूँ। इसका बेसिक मतलब ये है कि भारी खर्चा कोई और उठाएगा। L&T जैसी बड़ी कंपनी जिसके पास पूंजी की कोई कमी नहीं है, वो एक्चुअली में इन करोड़ों के जीपीयूज और फिजिकल सर्वर्स में पैसा लगाएगी। तो फिर E2E क्या कर रहा है इसमें? E2E अपना सॉफ्टवेयर स्टैक, अपना कस्टमर बेस और इन जीपीयूज को एक साथ चलाने का जो ऑर्केस्ट्रेटिंग प्लेटफॉर्म है वो दे रहा है, हार्डवेयर पार्टनर का और दिमाग E2E का। और जब वहां से मुनाफा आएगा तो दोनों आपस में बांट लेंगे। इस तरह से वो बिना अपनी बुक्स पर भारी कर्ज लादे 50 गुना ज्यादा तेजी से स्केल कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप मॉडल ही उन्हें आगे आने वाली टेक्नोलॉजी साइकिल्स के लिए तैयार कर रहा है। कॉल में उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी भविष्य की हार्डवेयर पाइपलाइन डिस्कस की थी। अभी वो एनवीडिया की हॉपर सीरीज पे काम कर रहे हैं, पर मिड मई तक उनका ब्लैकवेल B200 का नया 1024 क्लस्टर लाइव होने वाला है। और बात यही नहीं रुकती, वो GB300 और वीरा रूबिन आर्किटेक्चर पर भी नजर बनाए हुए हैं। उनका लक्ष्य FY27 तक कम से कम 6000 जीपीयूज की कैपेसिटी तक पहुंचना है। यहाँ एक छोटी सी चीज समझने जरूरी है मेरे ख्याल से। ये हॉपर से ब्लैकवेल और फिर आगे वेरा रूबिन तक कूदना सिर्फ पुराने फोन से नए फोन पर आने जैसा नहीं है। ये आर्किटेक्चर में क्वांटम लीप्स है। बिल्कुल सही बात है। नया आर्किटेक्चर सिर्फ थोड़ा फास्ट नहीं होता, वो कम बिजली खर्च करके कई गुना ज्यादा टोकन्स प्रोसेस करता है। अगर उन्हें मार्केट में अपने क्लाइंट्स को हाई वैल्यू टोकन्स बनाने में मदद करनी है तो उन्हें लगातार इस हार्डवेयर रेस में सबसे आगे रहना पड़ेगा, वरना उनके क्लाइंट्स किसी दूसरे टोल हाईवे पर शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी एग्रेसिव एक्सपेंशन को देखते हुए उनकी बातों में कॉन्फिडेंस भी झलकता है। पर कॉल के दौरान एक ऐसी चर्चा हुई जो इस पूरे पॉजिटिव नैरेटिव से थोड़ी अलग थी। हाँ, वो हिस्सा वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जब एनालिस्ट ने मैनेजमेंट से आगे का मंथली रिकरिंग रेवेन्यू यानी MRR का एक बेसलाइन गाइडेंस मांगा, यानी कि आने वाले सालों में हर महीने पक्का कितना रेवेन्यू आएगा। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा? मैनेजमेंट ने कोई साफ नंबर देने से सीधा इनकार कर दिया। अगर इनका टोल हाईवे भर चुका है, नई गाड़ियों की लाइन लगी है और L&T जैसा पार्टनर कैपिटल दे रहा है, तो एक नंबर बताने में आखिर क्या परेशानी है? क्या उन्हें अंदर ही अंदर ये डर है कि शायद AI एक बबल है जो किसी भी दिन फट सकता है? अच्छा, आपको लगता है उन्हें डर है? या फिर शायद उन्हें लगता है डिमांड कल अचानक गायब हो जाएगी? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, पर ये डर नहीं है बल्कि नए टेक्नोलॉजी साइकिल्स का यथार्थ है, यानी रियलिटी है। इस कॉल को पढ़कर यही समझ आता है कि मार्केट अभी साल दर साल नहीं बल्कि हफ्ते दर हफ्ते यानी वीक ऑन वीक बदल रहा है। अच्छा, इतनी तेजी से? हाँ, अगर मैनेजमेंट आज एक छोटा टारगेट सेट कर दे और मार्केट कल 10 गुना और बड़ा हो जाए तो उनकी पेशन कोई गलत साबित होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने लंपीनेस के बारे में कही। ये लंपीनेस क्या होती है? शुरुआती दौर में जब आपके पास कम जीपीयूज होते हैं तो एक बड़ा क्लाइंट आने से रेवेन्यू एकदम से ऊपर चला जाता है और उसके जाने से नीचे आ जाता है। इस उतार चढ़ाव को ही लंपीनेस कहते हैं। पर जैसे जैसे इनका जीपीयू बेस बड़ा होता जाएगा, जब ये 6000 कैपेसिटी को पार कर लेंगे तो ये लंपीनेस शायद अपने आप खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, एक आध क्लाइंट के आने या जाने से उस हाईवे के ट्रैफिक पर उतना असर नहीं पड़ेगा। तब उनका रेवेन्यू स्टेबलाइज होने लगेगा। इसी वजह से वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों का एक मिक्स बना के चल रहे हैं, ताकि कल अगर जीपीयू रेंटल प्राइसेस मार्केट में तेजी से बढ़ते हैं तो वो पुराने सस्ते कॉन्ट्रैक्ट्स में ना फंसे रह जाएं।
सही कहा। अगर हम इस सारी चर्चा को समेटते हुए सोचें तो E2E कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उन्होंने सही वक्त पर महंगे कंप्यूटर्स खरीद लिए। असली काबिलियत इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने में है। हाँ, हार्डवेयर लाना आसान है, पर उस हार्डवेयर पर अलग अलग लेयर्स देना मुश्किल है। वो अपनी सर्विस में बेयर मेटल से लेकर कंटेनर बेस तक सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। ये टर्म्स थोड़े भारी हैं, तो इनको तोड़ कर देखते हैं। बेयर मेटल का मतलब है कि किसी बड़े क्लाइंट को पूरा का पूरा फिजिकल सर्वर किराए पर दे देना, जहां वो अपने हिसाब से सब कुछ कंट्रोल कर सके। और कंटेनर बेस्ड अप्रोच क्या होता है? और दूसरी तरफ कंटेनर बेस्ड अप्रोच उन क्लाइंट्स के लिए है जिन्हें पूरा सर्वर नहीं चाहिए। इसमें E2E अपने सॉफ्टवेयर के जरिए उस एक सर्वर को अलग अलग वर्चुअल हिस्सों में बांट देता है, जिसे कंटेनर्स कहते हैं। अच्छा, तो कई क्लाइंट्स उस एक मशीन का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, इसे परफेक्ट एफिशिएंसी कहते हैं। और यही वो लेयर है जहां इनका मार्जिन 60% तक पहुंचता है। इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट से एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर आई वो ये कि E2E को लगता है कि AI नॉन बिलीवर्स का दौर अब खत्म हो चुका है। वो वक्त गया जब लोगों को लगता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक हाइप है, क्रिप्टो या मेटावर्स की तरह। सही बात है। हर कंपनी अपने डेटा को प्रोसेस करके नए टोकन्स बना रही है। ये अब भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुका है। E2E के MD की एक लाइन ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हम जो यूटिलाइजेशन या AI का उपयोग देख रहे हैं वो सिर्फ सतह को छू रहा है। अभी तो सिर्फ कुछ हजार GPUs चल रहे हैं देश में। आगे चलकर ये डिमांड 10 गुना, 20 गुना या शायद 50 गुना तक बढ़ने वाली है। और हमारी आज की फाइनेंशियल समझ जो इन मूल्यह्रास या मार्जिन्स पर टिकी है, वो इस नए दौर को पूरी तरह से जज करने के लिए शायद काफ़ी नहीं है। क्योंकि हम एक ऐसी AI फैक्ट्री की इकॉनमी देख रहे हैं जहां ज़मीन, सड़क और इमारत सब कुछ डिजिटल है और उनका निर्माण पूरी तरह से इन हार्डवेयर की प्रोसेसिंग पावर पर निर्भर है। तो चलिए इस चर्चा के आखिर में अपने सभी विचारों को एक तरफ रखकर सिर्फ इस दिशा में सोचते हैं। अगर अगले 5 से 7 सालों में AI हार्डवेयर और इस कंप्यूट पावर का स्केल वाकई 50 गुना बड़ा हो जाता है और दुनिया का हर एक डेटा पॉइंट, हर आवाज, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक डिजिटल टोकन में बदल जाता है। हाँ, ये बहुत ही बड़ा थॉट है। तो क्या कल के बिजनेस मॉडल्स वैसे ही काम करेंगे जैसे आज करते हैं? आज एक कंपनी इंसानों को प्रोडक्ट बेचती है, पर कल को जब ये AI फैक्ट्रीज पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगी तो क्या ये भी हो सकता है कि कल के बिजनेस मॉडल सिर्फ मशीनों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं? ये तो पूरी इकोनॉमी ही बदल देगा। एक ऐसी AI इकोनॉमी जहां कंज्यूमर भी एक मशीन हो, प्रोड्यूसर भी एक मशीन हो और वो आपस में सिर्फ इन हाई वैल्यू टोकन्स का व्यापार कर रहे हों, बिना किसी इंसानी दखल के, सिर्फ प्योर डिजिटल वैल्यू का एक्सचेंज। E2E जैसी कंपनीज उस अनजानी दुनिया के लिए आज अपना हाईवे तैयार कर रही हैं। ये आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? ये हम सब के लिए आगे बैठकर खुद सोचने वाला विषय है। इस बदलती हुई नई दुनिया के नए नजरियों और गहरी जानकारियों के साथ हम इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।